देखिए, जब भी किसी युग में अन्याय बहुत बढ़ जाता है तो दुष्टों का नाश करने के लिए एक मसीहा आता है। तो जर्मनी बैठ के बात करता है, यहां आकर बात करो। वैसे तो भारत में ऑलरेडी एक मसीहा मौजूद है, प्रॉफेट बलजिंदर सिंह। लेकिन लगता है कि उनसे भी बड़े एक प्रॉफेट ने हाल में ही भारत में एंट्री मारी है। ये है प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मसल्लम 1008, जो भारत की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए इंसान का अवतार लेकर भारत पधारे हैं। नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि ये मसीहा साहब ने कुछ सालों पहले 15 मिनट में ही इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को पूरी तरह से सॉल्व कर दिया था। अगर उस समय मसीहा साहब की बात इजराइल और पैलेस्टाइन ने सुन ली होती तो आज की हालत होती नहीं उन दोनों देशों में। और उसी तरह इस हफ्ते 20 मिनट में ही मसीहा साहब ने इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाने की कोशिश की है। वोटर को क्या फिर देखना चाहिए? सिर्फ एक चीज देखनी चाहिए कि डिक्टेटरशिप को आने से रोकने के लिए क्या करना है देश में। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। वैसे जो बात ये 2024 में कर रहे हैं वही बात लोगों ने 2014 और 2019 में भी की थी। वो दोनों साल भी डेमोक्रेसी को बचाने के आखिरी मौके थे। आज लोकतंत्र की नाम की कोई चीज नहीं, आज भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, आज डिक्टेटर चल रहा। आज किसी भी अपोजिशन के नेता को सरकार की निंदा करने का कोई हक नहीं। दोस्तों, इनकी जोड़ी इस देश को बर्बाद कर देगी। मैं जितना सोचता हूं उतना मेरा शरीर कांप उठता है। अगर मोदी और अमित शाह दोबारा 2019 में आ गए, दोस्तों ये देश नहीं बचेगा। ये इस देश को बर्बाद कर देंगे, ये इस देश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। खुद दुग्गल साहब ने भी 2019 में इस तरह का वीडियो बनाया था और इस तरह का बहुत माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। तो अरविंद केजरीवाल का जो अरेस्ट हुआ है ईडी के द्वारा, उसके बाद प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 कहते हैं कि उनकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकली इंडिया की डेमोक्रेसी के बारे में। पिछले एक महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। तो आज के वीडियो में आइए हम देखेंगे कि क्या हमारे मसीहा साहब सही थे, और हम बात करेंगे कि मसीहा साहब की इतनी बड़ी फॉलोइंग है सोशल मीडिया पर, तो ग्राउंड पर उनका इम्पैक्ट क्यों नहीं है? इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बावजूद बीजेपी इतने बड़े मार्जिन से क्यों जीतती है? और क्या 2024 में मसीहा साहब बीजेपी को रोक सकते हैं? हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ श्याम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। देखिए, मैं दुग्गल साहब और उनकी डेमोक्रेसी के क्लेम्स पर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप यहाँ या यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं इस पर दोबारा एक वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर मैंने ये वीडियो देखा और ये वीडियो हमें दुग्गल मसीहा साहब के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। देखिए, बात ये है कि ये और इनके जो मेंटोर हैं रवीश कुमार, ये सही मायने में अपने आप को भारत का मसीहा मानने लगे हैं। देखिए, ये बात तो जाहिर है कि इनकी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मसल्लम 1008, इनका चैनल बहुत ही बड़ा है, इन्हें बहुत लोग देखते हैं हर एक वीडियो पर। लेकिन लगता है कि अनफॉर्चुनेटली इससे ह्यूमिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करने के बजाय इनमें एक प्रॉब्लम डेवलप हो गई है, जिस प्रॉब्लम को मेन कैरेक्टर सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एक ऐसे आदमी के माइंडसेट को जो इस लेवल के नार्सिसिज्म पर आ गया है कि वो हर एक जगह पर अपने आप को उस कहानी का मेन कैरेक्टर समझता है। उस रेस का सिकंदर मैं हूं। इसे ईगोमेनिया भी कहा जाता है कि उनकी सेल्फ इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा ही इन्फ्लेट हो जाती है। वो रियलिटी से आउट ऑफ टच हो जाते हैं। वो समझने लगते हैं कि दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट लोग वही हैं। अब आप देखिए, दुग्गल साहब भारत के सबसे बड़े यूट्यूबर्स में से एक है। उनके हर एक वीडियो पर मिलियंस ऑफ व्यूज आते हैं। वो ऑनलाइन बहुत सक्सेसफुल है। उसी तरह से रवीश कुमार एक समय पर एनडीटीवी के सबसे बड़े एंकर थे। लाखों लोग उनके शोज को हर रात देखते थे। आज भी उनके यूट्यूब वीडियोस को लाखों लोग देखते हैं। लेकिन इस बात पर इन्होंने अपने आप को कन्विंस कर लिया है कि ऑनलाइन व्यूज का मतलब हुआ रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। अगर हम कितने 1 करोड़ लोग हैं सब्सक्राइबर्स आपके, मेरे मिलाकर होंगे, उससे भी ज़्यादा है वैसे। लेकिन अगर हर एक इंसान अपने आसपास के 100 लोगों को बताए सच कि क्या चल रहा है, डिक्टेटरशिप की हालत क्या है, अपने आसपास 100 लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करे कि देखो देश यहाँ इस हालत में गिर जाएगा अगर हमने कुछ नहीं किया तो जाकर वोट करो। जो सरकार देश को डिक्टेटरशिप की ओर ले जा रही है उसे सत्ता से पहले बाहर निकालो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अब इनकी जो इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस है वो बीजेपी ने बार बार बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीतकर उसको तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्होंने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपोज किया था,
हुआ क्या? धारा 370 को समाप्त करने का वो बिल को माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है। इन्होंने राम मंदिर को अपोज किया था। हुआ क्या? ये क्षण अलौकिक है, ये पल पवित्रतम है। इन्होंने कहा था कुछ भी हो जाए 2019 में बीजेपी को जीतने नहीं देंगे। हुआ क्या? टायर फटा नहीं, कोई पिटा। कौन पिटा? प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग वसल्लम 1008 ने केरला पर यह कहा था। कौन सी स्टेट नंबर 1 पे आती है? आप जवाब इसका गेस कर ही सकते होंगे। इसका जवाब है केरला। आज केरला ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो रखा है। इन्होंने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर यह कहा था 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। मेरे ओपिनियन में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं बनेगा हमारे देश का। और आज ये हालत है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लैंडमार्क्स में से एक है। तो इतने बड़े बड़े पब्लिक फेलियर्स होने के बाद इनके पास 2 ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन कि या तो ये इंट्रोस्पेक्ट करें कि क्या हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, या फिर इनके पास एक दूसरा ऑप्शन है कि हम पूरी तरह से डिल्यूजन में आ जाएं और अपनी ऑडियंस को गैसलाइट करने लगे। इन्होंने चुना ऑप्शन नंबर 2। तो ये गैसलाइटिंग होती क्या है, इसका एक सिंपल डेफिनेशन ये रहा। गैसलाइटिंग किसी भी व्यक्ति के साथ किया जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक धोखा होता है, जिसमें एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की बातें सुनकर ये लगने लगता है कि वो अब तक जो भी सोच रहा था वो सब गलत था और अब जो उसे बताया जा रहा है वही सही है। और मास गैसलाइटिंग का मतलब है कि पूरा की पूरा समाज, पूरी की पूरी पीढ़ियां अपने आप को हीन समझने लगी। उन्हें जो बात पढ़ाई गई, बताई गई, उनके दिमाग में मनोवैज्ञानिक तरीके से भर दी गई, उन्हें वही सच लगने लगा। और इसी गैसलाइटिंग की वजह से तो दुग्गल साहब ये कहते हैं कि अगर मोदी 2014 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2019 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, 2024 में जीत गया तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, खून की नदियां बहने लगेंगी। प्योर डिक्टेटरशिप का डर है यहाँ पर। अगर चीज़ें आज नहीं बदली गई तो जैसी आज रशिया की हालत है, कोई आवाज़ नहीं उठा सकता पुतिन के खिलाफ। ये वही डिक्टेटर टैक्टिक्स बार बार हमें यूज़ होती हुई दिख रही हैं। नॉर्थ कोरिया में क्या होता है, जो चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं वो इंडिया में भी होने लग जाएंगी। इसीलिए तो इनके मेंटोर रवीश कुमार जब केजरीवाल अरेस्ट हुए थे तो दिल्ली के लोगों को ही गालियां देने लग गए कि आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट को रोकने के लिए। खाली रास्ते बता रहे हैं कि जनता को होश नहीं आया है। धर्म के नशे में उसने अपने कानों में पत्थर ठूंस लिए हैं। हूटर को और जोर से चीखना होगा। इनका बिहेवियर, जिस तरह से कल्ट लीडर्स बिहेव करते हैं, कल्ट्स बिहेव करते हैं, लिटरली उस बिहेवियर से मेल खाने लगा है। Control their emotions, induce guilt and fear, make them paranoid about their own bodies or thought processes. भाई साहब आज की हालत को इमरजेंसी से कंपेयर करने लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? जिस दुकानदार के पास जाकर आप रोज सब्जी खरीदते हैं, जिस धोबी से कपड़े प्रेस करवाते हैं, जो हाउस हेल्पर आपके घर में आते हैं, कितने लोगों को आप रीच आउट कर सकते हैं और देश की इस इमरजेंसी सिचुएशन की खबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं वोट करने के लिए। हमें बताया जा रहा है कि बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है, लेकिन इंडी अलायंस की जो पार्टीज हैं वो एक्चुअली डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं। इनकी हिपोक्रेसी का लेवल उतना ही ऊंचा है जितना बकरीद के दिन एनिमल लवर्स के अंधेपन का लेवल हो जाता है। शाबाश, पक्का दोगला है तू। और जैसे जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे आप समझने लगेंगे कि इन लोगों को डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है। इन्हें प्रॉब्लम तब आती है जब इनके चहेते डिक्टेटर्स को कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन इन्फ्लुएंसर्स का, जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाना चाहता हूं। क्योंकि आप देखिए, ये चाहते हैं कि भाई केजरीवाल के अरेस्ट पे बहुत हल्ला हुआ जाए, लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि केजरीवाल के अरेस्ट के बाद कोई भीड़ नहीं उमड़ी है, कोई देश भर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एक एक्सपेरिमेंट था इंडियन पॉलिटिक्स में, जो इनके खुद के कर्मों की वजह से फेल हो रहा है। इन्होंने कहा था कि भाई हम इंडियन पॉलिटिक्स में एक बड़ा चेंज लाना चाहते हैं, हम बिल्कुल क्लीन गवर्नेंस करना चाहते हैं देश में। और ये जो क्लीन गवर्नेंस की इमेज थी, ये स्कैम पर स्कैम की वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ये सत्येंद्र जैन से शुरू हुआ, अमानतुल्लाह खान ने कंटिन्यू किया और करंट लिकर स्कैम ने इस क्लीन इमेज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। आज आप हालत देखिए इस क्लीन पार्टी की, इस ऑनेस्ट पार्टी की, कि इनके बड़े बड़े लीडर्स अपनी अलायंस में गुंडों और क्रिमिनल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप यूपी में देखिए, बीजेपी को सिर्फ एसपी और बीएसपी की कोalition हरा सकती है और कोई नहीं हरा सकता। सो इफ वी वर यूपी वोटर्स, तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें अपना वोट जाके एसपी बीएसपी के गठबंधन को देना चाहिए, चाहे उनका जैसा भी कैंडिडेट। हमारे एक जानकार है, वहां पे
उनसे बात हो रही थी तो कहते हैं जी हमारे इलाके का कैंडिडेट गुंडा है, मैं क्या करूं? ऐसे रवि आंख बंद करके कोalition को डाल के जाके वोट डाला, बिकॉज दिस इज एन इलेक्शन जहां पे बीजेपी को हराना जरूरी। ये क्लीन गवर्नेंस वाले लोग खालिस्तानियों के साथ सिंपथाइज कर रहे हैं। 2018 में रिपब्लिक टीवी ने एक रिपोर्ट में रिवील किया था कि खालिस्तानी ग्रुप्स ने आम आदमी पार्टी को पंजाब इलेक्शंस के लिए फंडिंग दी थी। केजरीवाल एक रात भर एक खालिस्तानी मिलिटेंट के घर पे रुक कर आए थे। आप देखिए कि हमारे देश में जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारे कमेडियंस और हमारे इन्फ्लुएंसर्स, इन डेमोक्रेसी के रखवालों ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। आम आदमी पार्टी के फॉर्मर लीडर कुमार विश्वास ने भी कहा था कि अरविंद केजरीवाल पंजाब में सेपरेटिस्टों को सपोर्ट करते थे। 2018 में आम आदमी पार्टी की फॉर्मर लीडर गुलपनाग ने भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का खालिस्तानियों से कनेक्शन था, जिसके खिलाफ इन्होंने वार्न भी किया था और प्रोटेस्ट भी किया था। और फिर से मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो डेमोक्रेसी के रखवाले हैं, हमारे सभी कमेडियंस, हमारे सभी इन्फ्लुएंसर्स, याद कीजिए उन्होंने राफेल स्कैम पर कितना हल्ला मचाया था। सारा ऑपोजिशन, कांग्रेस पार्टी हो गई, जो भी लोग राफेल डील पर सवाल उठाते हैं, वो बस एक चीज की डिमांड कर रहे हैं कि इस डील में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और सरकार इन्वेस्टिगेशन से भी दूर भागती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, यहां पर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश की जा रही है। जब भी इस राफेल के स्कैम में भी कोई प्रूफ नहीं था, तो जिन लोगों ने राफेल पर इतना हल्ला मचाया था, उन्होंने लिकर स्कैम पर एक बार भी आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं किया। ये सारे इन्फ्लुएंसर, ये सारे कमेडियन वैसे ही स्पीचलेस हो गए जैसे मैं आर्चीज का ट्रेलर देख के स्पीचलेस हो गया था। ये आपको क्या बताता है? ये आपको बताता है कि करप्शन से इनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब इनके चहेते पॉलिटिशियंस करप्शन करते हैं तो इनको कोई इशू नहीं होता है। और देखिए, आज लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का, ईडी का मिसयूज किया जा रहा है, गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें आयरॉनिक बात यह है कि आम आदमी पार्टी खुद चाहती थी कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को करप्शन के केसेस में एक्स्ट्रा पावर्स दी जाएं, बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स दी जाएं। ये खुद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोकपाल लाना चाहते थे। ये खुद करप्शन के एलिगेशंस पर कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहते थे। एक ऐसा कानून बना दो कि अगर कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करे तो उसको जेल होनी चाहिए, उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए और उसको नौकरी से बर्खास्त किया जाए। ऐसे कानून की हम लोग मांग कर रहे थे, जन लोकपाल कानून। क्योंकि आज हमारे देश में कोई भ्रष्टाचार करता है, कलमाडी ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। राजा ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। कनिमोई ने भ्रष्टाचार किया, उसको बेल हो गई। इस देश में जेल किसी को नहीं होती, सबको बेल हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लल्लाहु मुर्ग वसल्लम 1008 की जो लेटेस्ट वीडियो है, इसमें इन्होंने क्या मेन रीजंस दिए हैं कि क्यों 2024 डेमोक्रेसी को बचाने का आखिरी साल है और क्यों इंडिया की डेमोक्रेसी कोलैप्स हो चुकी है पूरी तरह से। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। पहला बड़ा रीजन है कि देखिए, केजरीवाल और उनके दोस्तों को अरेस्ट कर लिया गया है। ये ऑपोजिशन के ऊपर एक अटैक है। देखिए, इस वीडियो में इतना तो क्लियर हो जाता है कि प्रॉफिट दुग्गल साहब डेमोक्रेसी को बचाने नहीं आए हैं, बल्कि अपने आइडल केजरीवाल को बचाने भारत आए हैं। ये सब झूठ है, ये झूठे आरोप लगाते हैं क्योंकि इनके पास कुछ बोलने को नहीं होता। लेकिन पार्टी की पॉलिटिशियन आतिशी कहती है कि 2 साल से ईडी और सीबीआई इस केस को इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। 500 से ज्यादा रेड कर चुके हैं, 1000 से ज्यादा विटनेसेस ला चुके हैं, लेकिन अभी तक एक भी सबूत इन्हें नहीं मिला। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किन रीजंस की वजह से अरविंद केजरीवाल को और उनके साथियों को अरेस्ट किया गया है। कैसे विजय नायर और के कविता जैसे लोग हैं जिन्होंने लिकर पॉलिसी में आम आदमी पार्टी के लीडर्स के साथ क्लोजली काम किया था और वो अब गवर्नमेंट के इन्फॉर्मर बन गए हैं और उन्होंने क्रेडिबल आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर कि उनको लिकर पॉलिसी में फेवरेटिज्म दिखाने के लिए किकबैक्स मिले थे, जिन पैसों का इस्तेमाल उन्होंने अलग अलग कैंपेन्स में किया है। ये कह रहे हैं कि बेल डिनाई किया जा रहा है ऑपोजिशन लीडर्स को। जहां तक बेल की बात रही, तो अभी हाल में ही आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह को बेल पर रिलीज किया गया है। इस बेल को ना तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना ही डिक्टेटर मोदी साहब रुकवा पाए। और जहां तक ईडी के मिसयूज करने की बात आती है, तो एक और आयरॉनिक बात यह है कि आप बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, लेकिन 1956 में जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को सेटअप किया गया था, तो इनको ओवर रीचिंग पावर्स पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को प्रोसिक्यूट करने के लिए किस पार्टी ने दी थी? बीजेपी ने दी थी? जी नहीं,
कांग्रेस पार्टी ने दी थी, जो इस समय पर आम आदमी पार्टी के साथ इंडिया अलायंस की मेंबर है। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का अपने अपोनेंट्स के खिलाफ इस्तेमाल बीजेपी ने नहीं शुरू किया है, ये काफी समय से चल रहा है। याद रखिए 2002 के जब रायट्स हुए थे, तब कितनी सारी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम्स बिठाई गई थी मोदी के खिलाफ, कितनी बार उनको समन करके इंटरोगेट किया गया था और मोदी ने हर बार कंप्लाई किया था। जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, तब सीबीआई ने अमित शाह पर भी कार्रवाई की थी और उनको भी समन किया था और अपने आप को सरेंडर किया था। उनको मैं जवाब देने के लिए कार्यालय से सीधा सीबीआई की ऑफिस जा रहा हूं। यहाँ तक कि रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे थे कि जब एजेंसीज बुलाती हैं तो जाना चाहिए। तो भैया, जब रॉबर्ट वाड्रा, जो ऐसे जमीन खाते हैं जैसे मैं शादियों में जाके चिकन खाता हूँ, वो आपको ढंग की एडवाइस दे रहे हैं, तो आप सोचिए कि लाइफ में आपने कुछ तो गड़बड़ की है। लोग ये भी कह रहे हैं कि डिटेंशन विदाउट कन्विक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब देखिए, इस बात को मैं समझता हूँ और ये प्रॉब्लम बिल्कुल लेजिटिमेट है, लेकिन जैसा कि मैंने एक पुराने वीडियो में भी बताया था कि इस तरह के कन्विक्शंस में बेल देने में दो एक्सेप्शंस होते हैं। पहला, कि जो अक्यूज्ड है उनके भाग जाने का डर हो, या दूसरा कि वो सबूत के साथ कुछ गड़बड़ी या इंटरफेरेंस करें। अब आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल इतने इन्फ्लुएंशियल आदमी है, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, और इनके ऊपर पहले भी आरोप लग चुका है कि वो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं। आपको याद होगा कि जब विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी YVVJ राजशेखर, जो कि चीफ मिनिस्टर केजरीवाल के घर यानी शीश महल के जो अपडेट्स किए गए थे उसमें कुछ करप्शन था या नहीं था, उसकी छानबीन कर रहे थे, तब उनके एविडेंस के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। इस बात का CCTV फुटेज भी निकल कर आया था। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहू मुर्ग मुसल्लम 1008 ये भी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी को ही नहीं, कांग्रेस पार्टी को भी खत्म करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। मुख्य विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज करना और अब तो चुने हुए मुख्यमंत्रियों की गिरफ्तारी भी आम बात हो गई। ब्रदर, ऐसा है, उनको खत्म करने की कोशिश अभी नहीं हो रही है, बल्कि राहुल गांधी नाम के एक बहुत ही डेडिकेटेड लीडर हैं, जो पूरी जान लगाकर पिछले 10 सालों से कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। गरीब लोग पंखा चलाते हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, तो याद रखिए जब आप बटन दबा रहे हो, जैसे ही आप बटन दबाते हो, ये जैसे मैंने अभी ये स्विच दबाया, वैसे अदानी जी के जेब में पैसा जाता है। अदानी 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 अदानी, तू सबसे बड़ा पप्पू है, शकल देखेगा भी तेरे। जियान, जियान है आप। अब मैं आपको थोड़ा सा देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए। प्रॉफेट दुग्गल मसीहा कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को 1993 का इनकम टैक्स का नोटिस आया है। तो चलिए, नोटिस की टाइमिंग थोड़ी शेडी हो सकती है, लेकिन नोटिस गलत थोड़ी है। पता चला है कि 3000 करोड़ के ऊपर का टैक्स कांग्रेस पार्टी ने नहीं बढ़ा है। तो आप टाइमिंग पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको क्राइम पर भी तो सवाल उठाना चाहिए ना। ये तो वही बात हो गई कि आप कंप्लेन कर रहे हैं कि शोले फिल्म में ठाकुर ने गब्बर सिंह को होली के दिन क्यों अरेस्ट किया, बेचारे को होली खेलने देते, और जो गब्बर सिंह ने क्राइम्स किए हैं वो क्राइम आपने पूरी तरह से इग्नोर कर दिए। ठाकुर भी सोचता मजाक चल रहा है, and now you have heard the worst ठाकुर impression in the world. You're welcome. और इनफैक्ट ये अभी ही सिर्फ नहीं हुआ है, कांग्रेस पार्टी को इससे पहले भी 3 नोटिस मिल चुके हैं। और एक और बड़ी बात है कि दुग्गल मसीहा का गुस्सा तब कहां चला जाता है जब सो कॉल्ड राइट विंग के लोगों पर भी एग्जैक्टली यही काम होता है। आप देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमेरिका में ये हो रहा था, तो दुग्गल साहब कितने चिल हैं इसके बारे में। मेरी राय में ये क्राइम इतना बड़ा नहीं है कि ट्रंप को सालों के लिए जेल में डाला जाए, लेकिन ये जरूर है कि जो भी अनएथिकल इमोरल चीजें इन्होंने करी हैं वो पब्लिक के सामने रखी जाए, जनता को पता चले कि वो किस तरीके के इंसान को वोट देते हैं। पॉलिटिक्स की यहाँ पर बात करी जाए तो इंटरेस्टिंगली इसका इम्पैक्ट उल्टा ही हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर सिंपैथी मिल सकती है, जिसकी वजह से ज्यादा लोग उन्हें वोट करें अगले साल 2024 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में। इनको कोई इशू नहीं है कि ट्रंप के साथ भी यही काम हो रहा था। इन्होंने अपोज भी किया तो इस बेसिस पर अपोज किया कि ट्रंप के साथ अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ जाएगी। वाह, इसी को तो कहते हैं तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। फिर हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 कहते हैं कि बीजेपी डेमोक्रेसी को मार रही है क्योंकि मीडिया को दबाया जा रहा है, यूट्यूबर्स को टारगेट किया जा रहा है। ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023 के अंदर नए आईटी रूल्स लाने की कोशिश करी जा रही है। इसके अनुसार ब्रॉडकास्टिंग की एक बहुत ब्रॉड डेफिनेशन बनाई गई है। जिन जिन लोगों का यूट्यूब चैनल है, फेसबुक अकाउंट है, इंस्टाग्राम हैंडल है या व्हाट्सएप चैनल भी है, वो सब ब्रॉडकास्टर्स की कैटेगरी में आएंगे। हर ब्रॉडकास्टर को सरकार के सामने जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और सरकार की एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी होगी जिसको बहुत ज्यादा पावर्स दी गई हैं। ब्रॉडकास्टर सिर्फ वही वीडियोस या मैसेजेस भेज सकते हैं लोगों को जो इस कमेटी के द्वारा अप्रूव किए गए हों।
except for specific programs exempted by the government. इस कानून के तहत सरकार के पास ये भी पावर होगी कि बिना प्रायर नोटिस के वो यूट्यूबर्स की इक्विपमेंट को जाकर सीज कर ले। तो एक बात तो पक्की है कि सोशल मीडिया पर भी लोगों की आवाज बंद करने की पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है। लोगों को साइलेंस किया जा रहा है। वैसे देखिए, बात तो सही है। आप देखिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल करके किस तरह से जम्मू में जाकर निखिल सिंह डोगरा नाम के एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर रही है, जिसने आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी का एक एमएलए प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहा है। मैं आपको रात का सीन दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। ये आप समझ लो कि पंजाब में बैंकॉक बनाया हुआ है। 2000 विद रूम और विदाउट रूम? विद रूम। एक सेकेंड, यहां तो लिखा हुआ है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। ये कैसे हो गया? उसके बाद आप देखिए कि आम आदमी पार्टी की कंट्रोल्ड पंजाब पुलिस ने रचित कौशिक नाम के एक यूट्यूबर को, जिसको सब लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है, उनको गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस मुजफ्फरनगर जाती है। उनके फैमिली फंक्शन से उनको उठाकर पंजाब ले जाती है। वही पंजाब पुलिस दिल्ली आती है, बीजेपी लीडर तजिंदर पाल सिंह बग्गा को उनके घर से उठाकर पंजाब ले जाने की कोशिश करती है। इसी तरह के एलिगेशन पंजाब के कांग्रेस लीडर प्रताप सिंह बाजवा ने भी लगाए हैं कि आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट पंजाब पुलिस का इस्तेमाल कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स को हरास करने के लिए और इंटिमिडेट करने के लिए। जो इल्जाम दुग्गल साहब बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, वो इल्जाम इनको इंडिया अलायंस के ऊपर लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने तमिलनाडु पुलिस का इस्तेमाल किया बिहार में जाके स्क्विंट नियॉन नाम के एक यूट्यूबर को पकड़ने के लिए और हरास करने के लिए। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ को चेन्नई पुलिस गिरफ्तार करती है डीएमके से सवाल पूछने के लिए। और दुग्गल मसीहा कहते हैं कि आज डेमोक्रेसी मर रही है, लेकिन हम यूपीए 1 और 2 की बात करते हैं। उसमें भी देख लीजिए कितने सारे एग्जाम्पल्स थे जिनमें जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया था या इंटिमिडेट किया गया था। सीमा आजाद के ऊपर यूएपीए लगाया गया, अरुण फरेरा को 2007 में जेल डाला गया, गौतम नवलखा को 2011 में जेल में डाला गया, विनायक सेन को अरेस्ट किया गया, 2007 में प्रशांत राही को अरेस्ट किया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां जर्नलिस्ट या एक्टिविस्ट को यूपीए गवर्नमेंट ने जेल में डाला था या अरेस्ट किया था। उस समय डेमोक्रेसी पर आंच भी नहीं आई। याद कीजिए कि जब महाराष्ट्र पुलिस ने जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी को उनके घर में घुस के घर से घसीट कर जेल ले गए थे इंटरोगेशन करने के लिए। तब याद कीजिए कि न सिर्फ दुग्गल मसीहा ने बल्कि उनके दोस्तों ने कितनी खुशी के साथ अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को और इंटरोगेशन को सेलिब्रेट किया था। अरेस्ट के तुरंत बाद कुछ ही मिनटों में बीजेपी के ढेर सारे यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स से ट्वीट करने पर लग गए कि ये तो भाई इमरजेंसी आ गई है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच को खत्म किया जा रहा है। यहां तक कि बीजेपी सपोर्टर्स बीजेपी के झंडों के साथ सड़कों पर भी उतर आए प्रोटेस्ट करने के लिए अर्नब गोस्वामी के फेवर में। मानो ये किसी टीवी एंटरटेनर का अरेस्ट नहीं बल्कि बीजेपी के टॉप पॉलिटिशियन का अरेस्ट हुआ हो जैसे। तो हमारे प्रॉफिट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 जिन्हें पसंद नहीं करते, उनको अगर एजेंसीज टारगेट करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनके चहेते पॉलिटिशियंस को अगर एजेंसीज टारगेट करे तो डेमोक्रेसी मर जाएगी। और इसका वर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताता हूँ कि दुग्गल मसीहा अपने वीडियोज में कह रहे हैं कि स्पीच को दबाया जा रहा है, मीडिया को दबाया जा रहा है, जबकि इन्होंने खुद कुछ सालों पहले फेसबुक पर ध्रुव राठी स्क्वाड नाम का एक ग्रुप बनाया था, जिसका इस्तेमाल वो करते थे दूसरे पेजेस को, दूसरे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को मास रिपोर्ट करके बैन करवाने के लिए और उनकी आवाज को दबाने के लिए। जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद है नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद है बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। जिन आईडीज को बैन करवाना है फेसबुक, ट्विटर या कोरा से, तो उन आईडीज के हम नाम आपको पढ़कर सुनाते हैं। भारत एन अनटोल्ड स्टोरी नाम के फेसबुक पेज को, नमो ब्रिगेड इंडिया को, शंखनाद को, द इंडिया आई को, नरेंद्र मोदी फैंस फ्रॉम करुणाडु, फिर कार्मिक मीम्स, फिर स्क्विंट नियॉन 786 को इन्होंने बैन करवाने की कोशिश की। ये तो वही बात हो गई ना कि ब्रह्मास्त्र के डायलॉग राइटर्स दूसरी फिल्मों के डायलॉग का मजाक उड़ा रहे हैं। शिवा 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 क्या हुआ? शिवा 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 किसी ने कहा है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, लेकिन दुग्गल साहब के लिए नहीं। ये डेमोक्रेसी के मरने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि पिछले 10 सालों में कितने कम स्कैम्स हुए हैं, कितना करप्शन खत्म हुआ है। उसके पहले आप याद कीजिए कि कितने बड़े बड़े स्कैम्स होते थे। 2G स्कैम हुआ था जिसमें 1.6 लाख करोड़ रुपए का स्कैम किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स का स्कैम हुआ था। 2012 में कोयले का स्कैम हुआ था। शारदा चिट फंड का स्कैम हुआ था। आदर्श स्कैम हुआ था। लवासा टाउनशिप का स्कैम हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कैम्स
स्कैम्स हुए थे उस समय पर। पाकिस्तान के जीडीपी का बेसिकली 2-3 गुना तो कांग्रेस के लीडर खा के डकार गए। तब नहीं मरी डेमोक्रेसी, आज मर रही है। साला डेमोक्रेसी है या सास भी कभी बहू थी के मिहिर है ये। अभी केजरीवाल के केस में मर गए, लेकिन अर्नब के केस में वापस जिंदा हो जाते हैं। बेसिकली जो दोगला खेल दुग्गल साहब खेल रहे हैं, ये इन्होंने खुद ही एक्सपोज कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी लॉजिकल फैलेसी है जिसे फॉल्स डिलेमा कहा जाता है। चीजों को जबरदस्ती ब्लैक एंड व्हाइट बना देना कि या तो देश एक डेमोक्रेसी है या फिर एक डिक्टेटरशिप है, बीच में कुछ हो ही नहीं सकता। इसके बाद दुग्गल साहब इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अरविंद केजरीवाल के इस अरेस्ट के पीछे एक इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले का भी कनेक्शन। इलेक्टोरल बॉन्ड्स इतिहास के सबसे बड़े घोटाले की खबरों को टीवी चैनलों से और अखबारों से गायब कर दिया गया। अगर इस स्कैम के डेटा को देखें तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी की इनकम इलेक्टोरल बॉन्ड से आई है। तृणमूल कांग्रेस को देख लेते हैं। 2021-2022 में इनकी टोटल इनकम में से 96% रेवेन्यू इलेक्टोरल बॉन्ड से आया था। 2020 में इनको 42 करोड़ मिले थे, वही इलेक्टोरल बॉन्ड से इनको 2021 में 528 करोड़ मिले थे। जिन कंपनीज पर आरोप लगाया जा रहा है कि ये बीजेपी को फंडिंग दे रहे हैं, वही कंपनीज ने तृणमूल कांग्रेस को भी फंडिंग दी है, डीएमके को भी फंडिंग दी है, कांग्रेस को भी फंडिंग दी है। अगर हम टॉप डोनर्स ऑफ बीजेपी को देखें, तृणमूल कांग्रेस को देखें, आम आदमी पार्टी को देखें, कांग्रेस, बीजेडी, बीआरएस, डीएमके, इन सब को देखें तो इनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो सारी पार्टीज में कॉमन है। कितनी पार्टीज को सेम सोर्सेज से फंडिंग मिली है। इसको स्कैम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि 2021-2022 में जितनी भी फंड्स मिले हैं 8 नेशनल पार्टीज को, उनमें से 66% फंड के सोर्सेज अननोन बोले जा रहे हैं। इसमें तो 2021-2022 ईयर में टीएमसी के 97% फंड्स के सोर्सेज अननोन है, बीजेपी के 61% अननोन है, कांग्रेस के 72% अननोन है। तो ये मीम देखा होगा आपने कि आप किताब से ज्यादा जानते हैं। इस मीम को हमको इस हफ्ते के लिए अपडेट करना पड़ेगा कि क्या आप दुग्गल मसीहा से ज्यादा जानते हैं। और पता नहीं क्यों दुग्गल मसीहा स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि ये खुद अपने पिछले वीडियोस में उल्टी सीधी क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट कर चुके हैं, जिन क्रिप्टो करेंसीज को एज अ स्कैम की तरह एक्सपोज किया गया था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस सेक्शन में इन्होंने इन क्रिप्टो करेंसीज को प्रमोट किया था, इस सेक्शन को बड़ी चालाकी से इन्होंने अपने वीडियो से डिलीट भी करवा दिया। उसके बाद दुग्गल साहब बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं, कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी इसलिए मर रही है क्योंकि बीजेपी की वजह से इंडिया की रेपुटेशन बड़ी खराब हो रही है। आज जो भी ये सब हो रहा है देश में, इसकी खबर दुनिया भर में पहुंच रही है दोस्त। सरकार के इन कारनामों की वजह से दुनिया भर में भारत की रेपुटेशन नीचे गिर रही है। अच्छा भाई, सही है। यूपीए के समय पे तो हमारी रेपुटेशन इतनी अच्छी थी, सभी डेमोक्रेसी इंडिसेस हमसे प्यार करती थी, सभी फॉरेन गवर्नमेंट्स हमसे प्यार करती थी, हमारे गुणगान गाया करती थी। लेकिन मैंने आपको पहले भी दिखाया है कि उस समय भी कितने जर्नलिस्ट पे अटैक हुए हैं, कितने जर्नलिस्ट को जेल में डाला गया है, कितने स्कैम्स हुए हैं, पब्लिक का कितना पैसा लूटा है इन पॉलिटिशियंस ने। गरीबों का पैसा भले ही लूटा जा रहा था, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी कितनी बेहतर थी। हमारी डेमोक्रेसी कितनी बेहतर थी जब आए दिन इंडिया में आतंकवादी अटैक्स हो रहे थे, आए दिन ऐसे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे थे जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें जा रही थी। लेकिन अकॉर्डिंग टू रेटिंग एजेंसीज उस समय इंडिया की डेमोक्रेसी और इंडिया की हालत बहुत बेहतर थी। तुम्हें शर्म है कुछ? भैया, रेटिंग एजेंसीज जो है ना, ये बेसिकली मुन्ना भाई एमबीबीएस के वो चाइनीज टूरिस्ट हैं। No, I want real India, poor people, hungry people. इसी महीने डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई स्वीडन के वी डेम इंस्टीट्यूट के द्वारा, और इसने इंडिया को पता है कौन सी कैटेगरी में डाला है? इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की कैटेगरी में डाला है। फुल डिक्टेटरशिप से 2 कदम दूर। इसका मतलब है कि देश में मल्टी पार्टी इलेक्शंस तो हो रही हैं, लेकिन एक फेयर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल पा रही है। लोगों की आजादी खत्म करी जा रही है। और अगर इन रेटिंग इंडिसेस को भी देखें तो इनके अकॉर्डिंग इंडिया की डेमोक्रेसी चाइना, रशिया, यूक्रेन, घाना, इराक, सूडान और नाइजीरिया से भी बुरी है। इन एजेंसीज के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया की स्थिति लगभग एशिया में सेम है। क्या बात है? इन एजेंसीज के मुताबिक कुछ देशों के इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं जिनको 10 आउट ऑफ 10 दिए गए हैं, जिसमें बेलारूस, चाइना, क्यूबा, लिबिया और सीरिया जैसे देश शामिल हैं। ये तो हालत है भैया इन एजेंसीज की। फिर दुग्गल साहब कहते हैं कि इंडिया की डेमोक्रेसी इसलिए मर रही है क्योंकि लद्दाख में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और लद्दाख पर गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। अब देखिए, लद्दाख एक सेंसिटिव जियोपॉलिटिकल एरिया है जो एक बॉर्डर एरिया भी है, और सोनम वांगचुक नाम के एक एक्टिविस्ट हैं जो काफी समय से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो लद्दाख के लिए 6 शेड्यूल अप्लाई करने की मांग कर रहे हैं। और देखिए, गवर्नमेंट ने अगर इसका प्रॉमिस किया है तो ये डिलीवर करना भी चाहिए। लेकिन अगर लद्दाख की हम बात कर रहे हैं तो हमें ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि बीजेपी ने लद्दाख के लिए अपने मैनिफेस्टो में जो प्रोमिसेस की थी उसमें से काफी सारी प्रोमिसेस पर डिलीवर भी किया है। फॉर एग्जाम्पल, एयरपोर्ट टर्मिनल्स प्रॉमिस किए थे जो कि डिलीवर किया है। नुब्रा डेवलपमेंट
अथॉरिटी की ऑफिस को सेटअप प्रॉमिस किया था, जो कि सेटअप किया है। गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस लद्दाख के लिए अलग से प्रॉमिस किए थे, वो डिलीवर हो रहा है। डिफेंस कनेक्टिविटी के साथ साथ जंस्कर वैली में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को पुश किया है। जोजिला टनल, तांगलांगला और शिनकुला टनल्स पे भी काफी जोरों शोरों से काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए गए हैं और लद्दाख को पूरी तरह से इग्नोर किया गया है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में अगर 6 शेड्यूल प्रॉमिस किया गया है तो वो भी डिलीवर किया जाएगा। लेकिन ये बात भी लेजिटिमेट है कि ये जो प्रॉमिस किया है इसका एक टाइमलाइन बताना चाहिए गवर्नमेंट को, और कब डिलीवर होगा ये भी बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहिए। क्योंकि आप कंप्लेन कर सकते हैं कि भाई लद्दाख वाले इश्यूज को आप देखिए, फार्मर्स जो हैं और अलग अलग एनजीओज हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप ब्लेम सिर्फ एंटी इंडिया फोर्सेस पर नहीं डाल सकते। अगर आप अपने प्रोमिसेस को टाइम पर फुलफिल करते या फिर कम से कम सोनम वांगचुक और दूसरे प्रोटेस्टर्स को बोलते कि भाई ये टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में आपके प्रोमिसेस पूरे किए जाएंगे, तो दूसरों को हाईजैक करने का मौका नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी जो आपकी ब्लेम है वो ब्लेम आपको लेना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और लद्दाख के प्रोटेस्टर्स को भी ये याद रखना चाहिए कि बीजेपी को छोड़ के और कोई पार्टी इनके राइट्स में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कितने सालों से चीख रहे थे कि आर्टिकल 370 को हटाओ, हमको ऑटोनॉमी दो, हमको कश्मीर वैली से अलग करो। क्या कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, सीपीआईएम किसी ने भी सपोर्ट किया था इस बात को? उल्टा कांग्रेस के एक लीडर ने तो कहा था कि लद्दाख में तो घास का तिनका तक नहीं उगता, अगर चाइना ले भी जाए तो क्या बड़ी बात है। ये हालत है ऑपोजिशन की, इतनी चिंता है इनको लद्दाख की। आज ये लद्दाख के बारे में चिल्ला रहे हैं, 70 साल से जो लद्दाख वाले चिल्ला रहे थे आर्टिकल 370 को हटाने के लिए और उनको कश्मीर वैली से निजात दिलाने के लिए, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। आज बीजेपी की गवर्नमेंट है तब लद्दाख की चिंता हो रही है। और यही मुद्दे की वजह से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इन लोगों की ऑनलाइन इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बावजूद इनका ग्राउंड पर इंपैक्ट क्यों नहीं हो पा रहा है। देखिए, मेन बात यह है कि इनकी सारी बातें गलत नहीं है, इनकी यह बात सही है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे लीडर्स को बिना कन्विक्शन के इतने समय तक जेल में क्यों रखा गया है, यह सवाल सही है, यह सवाल जायज है। यह पॉइंट भी बिल्कुल सही है कि जैसे ही करप्ट लीडर्स बीजेपी को ज्वाइन करते हैं उनके सभी केसेस ऑटोमेटिकली गायब हो जाते हैं। इनफैक्ट 2015 से 25 ऐसे नेता हैं जिन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया है और उनके ऊपर जो केसेस लगे थे वो फिर से गायब हो गए। ये पॉइंट भी सही है कि बीजेपी फ्रीडम ऑफ स्पीच की पूरी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करती है। ये बात ऑब्जेक्टिवली करेक्ट है, जिसको हमने भी शो पर बहुत बार रेस किया है। और एक लेवल पे मैं खुश हूं कि प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 और रवीश बाबू जैसे लोग हैं जो इस गवर्नमेंट से सवाल उठाते हैं, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनती है। लेकिन प्रॉब्लम वही इनके साथ बार बार होती है। और क्यों इनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग होने के बाद भी इनका ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है, कोई इनको सीरियसली नहीं लेता है, बल्कि जो ये चाहते हैं उसका उल्टा ही हो जाता है देश में। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको होपफुली इस वीडियो में दिखाया है, इन लोगों ने बार बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि इन्हें डिक्टेटरशिप से प्रॉब्लम नहीं है। ये बार बार ऐसी पार्टीज को सपोर्ट देते हैं या एटलीस्ट उनसे कोई सवाल नहीं करते जो भारत की सबसे करप्ट, सबसे कम्युनल और सबसे क्रिमिनल पार्टीज हैं। दुग्गल मसीहा के मेंटर रवीश कुमार ने इन्हीं करप्ट और इन्हीं क्रिमिनल पार्टीज के गोदी में बैठ के अपना करियर डेवलप किया है। क्या डेमोक्रेसी के रखवाले प्रॉफेट दुग्गल मसीहा सल्लाहु मुर्ग मुसल्लम 1008 ने कभी भी रवीश कुमार को इस बात के लिए एक्सपोज किया है? सवाल पूछा है उनसे? ये सारी पार्टीज जो भी गलत काम करती हैं उन पर या तो ये पूरी तरह से चुप्पी साध लेते हैं या कभी कभी ओपनली सपोर्ट ही कर देते हैं। जैसे अर्नब गोस्वामी के अरेस्ट को इन्होंने सपोर्ट किया था। देखिए, जनता बेवकूफ नहीं है, वो ये सारी चीजें नोटिस करती है। आप सोशल मीडिया पे कितने भी पेट्रियट बनो, आप जनता को कितनी भी गालियां दो, लेकिन आम जनता इंडिया अलायंस के पार्टीज के अंदर बहुत भुगत चुकी है और आप उन पार्टीज को बेचारे विक्टिम्स की तरह दिखा रहे हो। आपको हिंदुत्व मूवमेंट में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है, आपको बीजेपी में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता है। आप अपने आप को सिर्फ देश का मसीहा और सेवियर की तरह पोर्ट्रे करते हो और इस तरह की क्रिमिनल पार्टीज को सपोर्ट करते हो। मेन पॉइंट ये है कि आप दोगले हो। पब्लिक आपके दोगलेपन को अच्छी तरह से पहचान चुकी है। इसलिए भले ही सोशल मीडिया पर आपकी इतनी बड़ी पहुंच हो, इतनी बड़ी फॉलोइंग हो, लेकिन ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट आपका नहीं हो पा रहा है। क्या 2024 में ग्राउंड पर इंपैक्ट होगा? भाई ये तो समय ही बताएगा ऑब्वियसली, लेकिन मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और यहाँ 2 सवाल है। पहला सवाल कि आपको क्यों लगता है कि इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स और जर्नलिस्ट की इतनी बड़ी ऑनलाइन फॉलोइंग होने के बावजूद इनका ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट नहीं होता? जिन पार्टीज को ये अटैक करते हैं उन पार्टीज का सपोर्ट बढ़ने ही लगता है। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि 2024 इलेक्शंस में ग्राउंड पर इनका कोई इफेक्ट होने वाला है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी क्या इंडिया एक डिक्टेटरशिप बन रहा है?
इस पर अगर आप एक वीडियो देखना चाहते हैं इन डेप्थ, तो यहाँ और यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी रेकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें, आप दुग्गल मसीहा जी का वीडियो भी पूरा जाकर देखें। उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। सारे सोर्सेस को सुने, सारे सोर्सेस को ऑब्जॉर्व करें एंड देन मेक अप योर ओन माइंड। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम।